बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.4 जो है इसमें आपने जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सीखनी है। एप्लीकेशन से मुराद यहाँ पर है कि आप ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैस, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे मालूम करते हैं, ये इस एक्सरसाइज 10.4 में आपने पढ़ना है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.4 का है, वो कुछ इस तरह है। कहता है क्वेश्चन में फाइंड दी सेंट्रॉइड ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग वॉल्यूम्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पार्ट्स में आपने सेंट्रॉइड मालूम करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप सेंट्रॉइड मालूम करते हैं तो सेंट्रॉइड के केस में डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है, डेंसिटी को आप इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ें मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज 10.2 में बता चुका हूँ। वहाँ पर होमोजीनियस लेमना और इनहोमोजीनियस लेमना के केस में मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में क्या फ़र्क है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा या नहीं पढ़ा अभी तक, आप वहाँ पर जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सेंट्रॉइड जो है इस केस में डेंसिटी जो है, डेंसिटी फंक्शन आपका यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, डेंसिटी को आप यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सेंट्रॉइड आपने जिस वॉल्यूम की, यानी जिस सॉलिड की आपने, वॉल्यूम से मुराद है कि वो एक सॉलिड होगा। सॉलिड जो है वो बनता किस तरह है, वो ये कहता है कि वो जो सॉलिड है अंडर जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड अबव द ट्राइंगल वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। वो जो सॉलिड है उसका ऊपर वाली जो सरफेस, ऊपर जो है अबव जो है वो इससे बाउंडेड है, इस सरफेस से जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई से, और बाउंडेड बिलो जो है वो आपके पास इस ट्राइंगल से है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास ट्राइंगल जो है वो किस तरह की बनती है वो भी ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की उसने बात की है वो कुछ इस तरह आपके पास बनेगी। ये मेरे पास आ गया सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। अब ये जो लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, दिस इज़ योर लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अगली उसने बात की है लाइन वाई इज इक्वल टू 0 की, तो लाइन वाई इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास ये एक्स एक्सिस है। और अगली उसने बात की है लाइन एक्स इज इक्वल टू 4, तो लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 एक वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। देखें एक्स इज इक्वल टू 4 कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है। तो एक्स इज इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होगी, ये हमारे पास लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल बनती है एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर। ठीक है, तो जो वो सॉलिड है वो बाउंडेड बिलो है, यानी इससे नीचे से वो इस तरह कवर है। ठीक है, और ऊपर जो है वो इस सरफेस से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई से कवर है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स बार वाई बार जी बार बी दी रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड। ये हमारे पास सेंट्रॉइड है यहाँ पर। तो सेंट्रॉइड में यहाँ पर एक्स बार का जो फार्मूला है वो बेटा जी होगा एक्स बार इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स इंटू वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, ट्रिपल इंटीग्रल डी वी। यानी नीचे यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला, और यहाँ पर एक्स बार है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स और बाकी डी वी। एस का मतलब है सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 इंटीग्रल्स हैं इनकी अगली बात है कि आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है। वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो ज़रा यहाँ पर देखें। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर देखें आपके पास मिनिमम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ये आपने फिगर देखी, इस फिगर में आप देखें यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू आपको एक्स की नज़र आती है, हेयर एक्स इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर एक्स की कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगी एक्स बार में जो एक्स की लिमिट्स हैं वो आ जाएंगे 0 से 4। अगली बात वाई की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू वो भी आप ट्राइंगल में देख लें। y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू इस लाइन के लॉन्ग चलेगी। तो लाइन के लॉन्ग मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आ गई y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू एक्स।
तक इसकी लिमिट, और जेड भी इसी तरह ही आपके पास यहाँ पर मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम ये आपके पास जो सरफेस आपको दी हुई है जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई है, तो इसका अब आप अंडर रूट ले लें तो जेड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, अब यही लिमिट्स आपके पास डिनोमिनेटर में भी होंगी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की लिमिट सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में से फ्रॉम 1 फर्स्टली वी सोल्व नोमिनेटर, यहाँ पर सबसे पहले हम नोमिनेटर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो नोमिनेटर हमारे पास ये है सारा एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई। ठीक है, और यहाँ पर अब लिखा हुआ है ये डी जेड। ठीक है, तो डी जेड की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर डी जेड की इंटीग्रेशन जेड हो जाएगी, डी जेड की इंटीग्रेशन जेड होगी ना, और तो जेड होगी तो यहाँ पर लिमिट्स क्या आ जाएंगी, यहाँ पर इसकी जेड की लिमिट्स क्या हैं 0 से लेकर अंडर रूट एक्स वाई तक। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से अंडर रूट एक्स वाई तक। अब इसमें आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी तो जेड की जगह आ गया, यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बेटा जी आ जाएगा, यहाँ पर जेड की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। अब ये वाला अंडर रूट एक्स और ये यहाँ पर ये जो एक्स पड़ा हुआ है, ये दोनों एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 3/2 आ गई, आगे ये वाई की पावर ये वाला 1/2 आ गया इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक होगी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है वाई के विद रिस्पेक्ट, तो वाई की इंटीग्रेशन, वाई की पावर 1/2 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वाई की पावर 3/2 ओवर 3/2। ठीक है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से लेकर वाई इक्वल टू एक्स तक। अच्छा, अब अगली बात ये कि यहाँ पर 3/2 को मैं बाहर ले जाऊँगा, वो 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, वाई की जगह एक्स लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और ये भी एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर बेटा 2/3 बाहर आ गया, ये भी एक्स की पावर 3/2 और वो लिमिट पुट करने के बाद ये भी एक्स की पावर 3/2 हो गया। तो ये एक्स की पावर 3/2 और इंटू एक्स की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 का, तो वो स्केयर और ये 2 कट जाएगा, तो बाकी कितना रह जाएगा, एक्स की पावर 3। अब एक्स की पावर 3 की इंटीग्रेशन होगी एक्स की पावर 4/4 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 4 तक। अब इसमें आप एक्स की अपर लिमिट पुट करोगे तो याद आएगा 4 की पावर 4 256 ओवर 4 इंटू 2/3। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लें, 4 को इससे कैंसिल कर दें, ये आपके पास और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 64 टू ज़ा 128, तो 128 ओवर 3 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इसका नोमिनेटर एक्स बार का। ठीक है, ये अब आपका एक्स बार का ये नोमिनेटर आ गया सारा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई नोमिनेटर की, इस नोमिनेटर की वैल्यू बेटा जी आ गई आपके पास 128 ओवर 3। अब आपने नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है जिसमें सिर्फ वॉल्यूम एलिमेंट आ रहा है आपके पास डी, इसको अब आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वी फाइंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका कुछ इस तरह है, 0 से 4 लिमिट्स एक्स की, वाई इक्वल टू 0 से एक्स तक वाई की लिमिट है। ठीक है, और ये जेड की लिमिट आ गई डी जेड डी वाई डी एक्स। सबसे पहले आपने जी के विद रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो डी जेड की इंटीग्रेशन होगी जी। ठीक है, लिमिट्स आ गई 0 से लेकर अंडर रूट एक्स वाई तक, और बाकी ये डी वाई डी एक्स वैसे ही मैंने एज इट नीचे लिख दिया। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले जेड की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट वाई, ये नहीं ये अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट पर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के लास्ट इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो वाई की पावर 3/2 आ जाएगी। यहाँ पर ये लिमिट है जी, यहाँ पर वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई की पावर 3/2 ओवर 3/2, ये अंडर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया, और लिमिट्स आ गई एक्स की 0 से एक्स तक, और ये इंटीग्रल ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3/2 बाहर आकर 2/3 बन जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4, इसकी जगह अपर लिमिट पुट कर दें तो y की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, x की पावर 3/2, लोअर लिमिट पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, तो x की पावर 3/2 ये और अंडर रूट एक्स ये, अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, x की पावर 3/2, इसकी पावर कितनी होती है x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 और x की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, x का स्केयर। यहाँ पर देखें x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2, ये दोनों बन जाएंगे ऐड होकर पावर 4/2 डैट इज इक्वल टू x का स्केयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा x का स्केयर यहाँ पर। अब यहाँ पर x स्केयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ ओवर 3, लिमिट आ गई 0 से 4 तक, ये अब आप इसकी जगह अपर लिमिट पुट कर दें x की जगह, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, लोअर लिमिट पर 0 आ गया, ये 3 3 9, 2 ओवर 9 64, और ये आ जाएगा 128 ओवर 9। लें जी, x बार की वैल्यू आ जाएगी, x बार की वैल्यू आ जाएगी, पहले आपने यहाँ पर जो नोमिनेटर मालूम किया था वो आया 128 ओवर 3 और डिनोमिनेटर आपके पास आ गया 128 ओवर 9, दोनों को कैंसिल कर दें, x बार की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यही सारा काम आपने करना है y बार के लिए। नहीं जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास y बार जो है, y बार को भी इसी तरह वही फार्मूला बनेगा जैसे x बार का था, यहाँ पर x बार था तो यहाँ x था,
यहाँ पर वाई बार है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। नीचे ये वाली चीज़ वैसे ही है जो कि आपके पास एक्स बार के फार्मूले में भी थी, यानी ये वाली वॉल्यूम वाली। अच्छा, अब यहाँ पर हेयर नोमिनेटर इज, सबसे पहले आपने नोमिनेटर को सॉल्व करना है। ये चीज़ आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, ये एक्स बार में भी थी। सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही रहेंगी जो पहले थी, बस यहाँ पर वाई आ जाएगा, पहले एक्स था यहाँ पर। तो हेयर नोमिनेटर इज़ वाई, बाकी ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब यहाँ पर वाई की इंटीग्रेशन पहले सॉरी आपने करनी है जेड की इंटीग्रेशन। तो डी जेड की इंटीग्रेशन की तो क्या बन गया, आपके पास जी रह गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से लेकर अंडर रूट एक्स वाई तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इसमें अपर लिमिट पुट कर दी, तो अपर लिमिट पुट करोगे जेड की जाए तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। ये वाला वाई एज इट इज़ आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया, और ये दोनों इंटीग्रल वैसे ही आ गए यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। अब ये वाई अंडर रूट वाई और ये वाला वाई कितना हो जाएगा, वाई की पावर 3/2, ठीक है। तो वाई की पावर 3/2 की आगे इंटीग्रेशन करेंगे। वाई की पावर 3/2 की इंटीग्रेशन बेटा जी आपके पास हो जाएगी वाई की पावर 5/2 और 5/2। पता ना कैसे होगी, इसकी पावर में प्लस आपने एक प्लस करना है यहाँ पर। तो वाई की पावर 5/2 ओवर 5/2 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वाई की लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेकर एक्स तक, ये 0 से लेकर एक्स तक आ जाएंगे, ठीक है। अब वाई की जगह यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे एक्स यहाँ पर, तो याद देगा एक्स की पावर 5/2 ओवर 5/2, ठीक है। अब ये वाला एक्स की पावर 5/2 और ये वाला अंडर रूट एक्स दोनों को प्लस कर लें, इसकी पावर 5/2 है, इसकी पावर 1/2 है। 5/2 और 1/2 कितना होता है 6/2, 6/2 का मतलब 3। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये जो 5/2 है ये उलट कर 2/5 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4/4 इंटू 2/5। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दें, 4 की पावर 4 कितना होता है 256, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 2 2 ज़ा 4 और ये 2 5 ज़ा 10, 1/10 इंटू 256। तो अब इसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दें, तो 128/5 2 से कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है। तो ये आ गया वाई बार का नोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमने वाई बार का पहले ही मालूम किया हुआ है। सो वाई बार इज इक्वल टू, ये वाई बार का नोमिनेटर आ गया, ये जो वॉल्यूम वाला था ट्रिपल इंटीग्रल वो हमने पहले मालूम किया हुआ है। तो वाई यहाँ पर 128 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास बन जाएगा 9/5 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने आखिरी चीज़ मालूम करनी है, यहाँ पर जेड बार। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वैसे आसान है। ट्रिपल इंटीग्रल जहाँ पर जेड बार है तो यहाँ पर आप जेड लिखोगे, डी वी, नीचे वही वॉल्यूम एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। ले जी, अभी इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले नोमिनेटर को पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही आपके पास रहेंगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बदलेंगी। एक्स की लिमिट 0 से 4, वाई की लिमिट 0 से एक्स, जेड की लिमिट 0 से अंडर रूट एक्स वाई, जेड इंटू डी वी। डी वी, अब यहाँ पर डी वी आप जानते हैं वो क्या होता है, डी जेड डी वाई डी एक्स। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसकी तरह इंटीग्रेशन कर दी, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। डी वी को आप लिख लेंगे ना डी जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की इंटीग्रेशन हो जाएगी z²/2 और लिमिट आ गई 0 से अंडर रूट एक्स। ये आपके पास आ गया वाई का इंटीग्रल, ये आपके पास एक्स का इंटीग्रल, ये डी वाई और डी एक्स रह गया यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जो डी वी है इसको लिख लेना है डी जेड डी वाई डी एक्स। तो पहले आपने जेड के एनालिसिस की इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेड इंटू डी जेड। तो जेड इंटू डी जेड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी z²/2, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। z की जगह जब अब z की इंटीग्रेशन आ गई ना z²/2, तो अपर लिमिट क्या है अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स वाई पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर बन जाएगा एक्स वाई। देखें यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आई थी वो आपके पास आई थी z²/2, और यहाँ पर आपके पास लिमिट्स हैं 0 से लेकर √x/y, ठीक है। अब इसमें z की जगह आप अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा xy/2, लोअर लिमिट पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा xy/2। तो ये आपके पास xy/2 आ गया, dy/dx आ गया। लें जी, अब यहाँ पर आपने ये वाला जो 1/2 है मैं से बाहर ले आया, यहाँ पर y की इंटीग्रेशन कर दी y के लास्ट से, तो y की इंटीग्रेशन कर दी अब आपने, तो ये आ गया y²/2, ठीक है। ये वाला x शुरू में लिख लिया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर x तक आ गए, ठीक है, इंटू dx। अच्छा, अब यहाँ पर आप y² की जगह अपर लिमिट पहले पुट करोगे तो आ जाएगा x², लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये आ गया x² इंटू x/2। अब ये वाला 2 जो है इसे आप बाहर लें, तो ये 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, ये बन जाएगा x³, ठीक है। x³ की इंटीग्रेशन कितनी होगी x⁴/4 1/4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 आ गई। लें जी, अब यहाँ पर x की जगह 4 पुट करो तो 4 की पावर 4, ठीक है, 256, ये 4 इंटू 4 16 को 256 से कैंसिल कर दें, आंसर आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास आ गया नोमिनेटर किसका जेड बार का। तो जेड बार आपके पास बेटा आ जाएगा 16 ओवर, ये आपने नीचे वाली जो चीज़ पहले मालूम की हुई है, ये हर फार्मूले में
एक्स बार में भी इस्तेमाल हो रही है, वाई बार में भी, जेड बार में भी। तो इसको कैंसिल करते हैं 16 और 128 को, वो 8 रह जाएगा, तो ये 9/8 आ गया आपके पास। हैंस सेंट्रॉइड इज, तो सेंट्रॉइड जो है वो आपके पास इस सॉलिड का आ जाएगा। एक्स बार की कीमत 3 थी, वाई बार की कीमत 9/5 आ गई, जेड बार की कीमत कितनी आ गई 9/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में कहता है कि अब आपने सेंट्रॉइड मालूम करना है। इस तरह सेंट्रॉइड उस सॉलिड का मालूम करना है, और वो सॉलिड किस तरह बना है, विद इन दिस सिलेंडर आर इक्वल टू 2 cos थीटा। ये आपके पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर की इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलाइड। और अब वो जो आपके पास सॉलिड है वो बाउंडेड अबव है, यानी ऊपर से जो बाउंड किया गया है वो इस पैराबोलाइड z इक्वल टू आर स्क्वायर से किया गया है, एंड बिलो बाय द प्लेन z इक्वल टू 0, ठीक है। और नीचे से यहाँ पर उसको z इक्वल टू 0 के जरिए बाउंड कर दिया गया है। बाउंडेड अबव, ऊपर इसको बाउंड कर दिया गया है इस पैराबोलाइड से, नीचे इसको z इक्वल टू 0 यानी xy प्लेन से बाउंड कर दिया गया है। और जब वो आपने मालूम करना है यहाँ पर सेंट्रॉइड, वो उस सॉलिड का मालूम करना है जो कि विद इन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर रहना है आपने, ठीक है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की है यहाँ पर, ये मेरे पास पैराबोलाइड है, ये मैंने जो कप शेप बनाई हुई है, और बाहर इसका ये पड़ा हुआ है जी आपके पास सिलेंडर। तो विद इन दी पैराबोलाइड, विद इन दी सॉरी सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर रहते हुए, बाउंडेड अबव बाय द पैराबोलाइड, ऊपर इसको पैराबोलाइड के जरिए बाउंड कर दिया गया है, एंड बिलो बाय द प्लेन z इक्वल टू 0, और नीचे से इसको z इज इक्वल टू 0 यानी एक्स वाई प्लेन से बाउंड कर दिया गया, इस एक्स वाई प्लेन से इसको बाउंड कर दिया गया, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन से इसको बाउंड कर दिया गया है। अब एक्स वाई प्लेन में आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स वाई भी है और नेगेटिव एक्स वाई भी है, यानी पूरा जो एक्स वाई प्लेन है उससे इसको बाउंड कर दिया गया है, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में। अब आप देखें ज़रा यहाँ पर होगा क्या। गिवन क्वेश्चन ऑफ द सिलेंड्रिकल, गिवन क्वेश्चन आर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। आप जानते हैं सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं आर थीटा जी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चन हैं, चूँकि मैंने बताया कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में दी हुई हैं, आर थीटा जी की फॉर्म में दी हैं, तो आपको इन तीनों की, आर की, थीटा की और जी की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यानी इनकी लिमिट्स चाहिए आपको। सो वी नीड टू फाइंड लिमिट्स ऑफ आर थीटा एंड जी। हेयर आर की लिमिट्स देखें, आपके पास आर मैंने बताया है ये आपके पास डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक का। तो आर मैंने तमाम क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में आपको मैंने बताया कि आर यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, आर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे। मैक्सिमम यहाँ पर ये जो आर की, इसकी जो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर दी हुई है, ठीक है, ये रहेगी आपके पास, ठीक है। तो आर की लिमिट 0 से लेकर 2 cos थीटा के दरमियान है। जेड आपका, जी जो है मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है, और मैक्सिमम क्यों 0 क्यों है, आपको उसने खुद बताया कि जो उसको बाउंड किया गया बिलो, बाउंडेड बिलो बाय z इक्वल टू 0, उसे नीचे से z इक्वल टू 0 से बाउंड कर दिया गया है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इस पैराबोलाइड से, यानी z इक्वल टू आर स्क्वायर से। ये जो पैराबोलाइड है ना, ये वाला, इसको बाउंडेड अब ऊपर से इसको बाउंड किया गया इस पैराबोलाइड से, z इक्वल टू, और इसकी इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो z की लिमिट्स बेटा जी आपके पास 0 से आर स्क्वायर आ गई। अब अगली चीज़ यहाँ पर आपने निकालनी है थीटा की लिमिट्स, और थीटा की लिमिट्स निकालनी है एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर रहते हुए। तो आपने थीटा की लिमिट्स कैसे निकालनी है, मैंने यहाँ पर आर को 0 पुट कर दिया, ठीक है। आर को जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी 0 इक्वल टू 2 cos थीटा। तो थीटा ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें ना, कोस जो है वो किस एंगल पर यहाँ पर 0 होता है, तो 2 एंगल निकलेंगे +-π/2। अब अगली चीज़ आप कहेंगे आर को सर 0 यहाँ पर क्यों पुट किया है। देखें ये जो पैराबोलाइड है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास ओरिजिन से यहाँ पास कर रहा है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पर बाउंड किससे, इसको बाउंडेड बिलो किससे है, 0 से है ना। तो आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर आर पैराबोलाइड जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से पास करेगा तो आर को आप 0 पुट करोगे, तो अब यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू निकलेंगी थीटा की। एक आपके पास थीटा की वैल्यू +π/2, दूसरी -π/2। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ गई। लेट कर लें x बार, y बार, z बार बी दी सेंट्रॉइड। सो तो x बार का फार्मूला पहले मैंने लिखा है इसको कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, फिर इसको बदल लेते हैं अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर कार्टियन कोऑर्डिनेट में कार्टियन कोऑर्डिनेट में x बार का जो फार्मूला आप जानते हैं वो ट्रिपल इंटीग्रल x × dv/dv ट्रिपल इंटीग्रल। फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स
पुट एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। आप जानते हैं कि एक्स को आर कोस थीटा पुट करते हैं। आपका जो वॉल्यूम एलिमेंट डी वी है, डी जेड डी वाई डी एक्स, उसको आप इस तरह बदल लेते हो, डी जेड आ जाएगा। डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं। डी वाई डी एक्स लिखते हैं आर इंटू डी आर डी थीटा से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डी वी की जगह ये सारा लिख देना है, एक्स की जगह ये आर कोस थीटा पुट कर देना है। तो ये आपके पास जो सारा ये वाला जो एक्स बार है, ये देखिए किस तरह बन जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बाहर आप जानते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आउटर लिमिट्स किसकी होती हैं, ये थीटा की, बाहर वाला इंटीग्रल थीटा की लिमिट्स को शो करता है, दरमियान वाला इंटीग्रल आर की लिमिट्स को शो करता है, अंदर वाला इंटीग्रल यहाँ पर जेड की लिमिट्स को शो करता है। तो यहाँ पर ये थीटा की लिमिट -π/2 से +π/2 आ गई, आर की लिमिट 0 से 2 cos थीटा आ गई, और जेड की लिमिट 0 से लेकर आर स्क्वायर तक हमने निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है एक्स, तो एक्स की यहाँ पर क्या पुट कर दिया, आर कोस थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये डी वी, तो डी वी की जगह क्या पुट करना है आपने, डी जेड आर डी आर डी थीटा, ये पुट कर दिया। और नीचे यहाँ पर ये डी वी, सिर्फ डी वी है, तो डी वी की जगह क्या पुट करोगे, सारा ये सारी चीज़ आप पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ पुट कर दी, आर इंटू डी जेड डी आर डी थीटा, और ये सारे इंटीग्रल, तीनों इंटीग्रल एज इट इज़ यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बारी बारी इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले नोमिनेटर को फिर डिनोमिनेटर को। फर्स्टली वी सोल्व नोमिनेटर। तो नोमिनेटर आपका था ये सारा माइनस इंटीग्रल -π/2 से +π/2 थीटा की लिमिट्स, ये आर की लिमिट्स, ये जेड की लिमिट्स, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी जेड डी आर डी थीटा। तो पहले आपने किसके लास्ट से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, डी जेड, ये जेड की लिमिट्स हैं, तो जेड के लास्ट से इसकी इंटीग्रेशन करें। डी जेड की इंटीग्रेशन जेड के लास्ट से क्या हो जाएगी, सिर्फ जी बच जाएगा। देखें डी जेड की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जेड हो जाएगी ना, डी जेड की इंटीग्रेशन भाई जेड हो जाएगी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गई, 0 से आर स्क्वायर, ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। पहले ये डी आर डी थीटा ये एज इट इज़ आ गया, सिर्फ डी जेड को इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है। अच्छा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर जेड की जगह आप पुट कर दोगे आर स्क्वायर, तो ये मैंने आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिया, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ पर ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर, कितने आर स्क्वायर हो जाएंगे, आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, आर की पावर 5/5, तो ये आ गई आर की पावर 5/5, और ये अब आपके पास आ गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर की 0 to 2 cos थीटा, ठीक है, डी थीटा, ये वाला cos थीटा एज यहाँ पर पहले लिख लिया, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4, आर की पावर 4 की इंटीग्रेशन आर की पावर 5/5, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर की आ गई। अब बाकी रह गया सिर्फ आपके पास थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आर की जगह पहले पुट कर दोगे 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा की 2 cos थीटा की पावर 5 कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 5 32 इंटू cos की पावर 5, और ये वाला cos 32 इंटू cos की पावर 6 थीटा, और ये वाला 5 बाहर आ जाएगा, 32 और 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी आपके पास यहाँ पर ये आ गया 32 और 5 cos की पावर 6 थीटा डी थीटा, लिमिट्स आ गई आपकी थीटा की। अब यहाँ पर मैं इसे, चूँकि cos आपके पास इवन फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये लिमिट्स 0 से π/2 तक ले जाऊँगा, और 32 को डबल करके 64/5 कर दूँगा। ये चीज़ आपने पढ़ी है कुछ इस तरीके से। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन इवन फंक्शन है, यानी कि -a से लेकर +a तक ये आपका एक इंटीग्रल है, तो ये हो जाता है 2 टाइम 0 to a f(x) इंटू d(x) के बराबर। ये हो जाता है इस तरह, कब, अगर आपके पास f(x) इज़ एन इवन फंक्शन, अगर आपका f(x) जो है वो इवन फंक्शन हो, तो फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर cos की पावर 6 थीटा है ना, तो वो आपके पास क्या है कि इवन फंक्शन ही है। तो ये cos की पावर 6 थीटा, cos एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो वो इवन फंक्शन है, तो फिर यहाँ पर ये लिमिट्स -a से +a बन जाएगी इस तरह। 2 टाइम करके इंटीग्रल 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से π/2, तो जब 2 टाइम करोगे ये 32 और 32 जो है 64 में बदल जाएगा, cos की पावर 6 थीटा डी थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने लिमिट्स आपकी 0 से π/2 हो गई, तो वेलिज को साइन फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। याद रखें, वेलिज को साइन फार्मूला तभी हमेशा इस्तेमाल होता है जब लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट π/2 होती है, अदरवाइज़ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, और कोस और साइन के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अच्छा, अब वेलिज को साइन क्या कहता है, सबसे पहले आप इस पावर में से एक कम करेंगे, तो ये रह जाएगा 5, फिर इस 5 में से 2 कम करते रहें, 5 3 1, ठीक है। पहले स्टार्ट करना है, यहाँ पर 6 में से एक कम करके 5 लिख लिया, ऊपर ओड नंबरों की सीरीज चलेगी, ऊपर ओड नंबर चला दें 5 3 1, नीचे आपने इवन नंबर चलाने हैं। कैसे, यहाँ पर 6 से स्टार्ट करके नीचे इवन नंबर चलाते रहें, 6 4 2, ठीक है। और आगे आपने ये π/2 ये जो है फार्मूले का लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सब कुछ कैंसिल वगैरह करने के बाद फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2π, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर नोमिनेटर x बार का। नेक्स्ट भी सोल्व डिनोमिनेटर। अब आपने x बार का डिनोमिनेटर सोल्व करना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था ये था सारा -π/2 से लेकर 0 से π/2 तक, 0 से लेकर 2 cos थीटा,
z की लिमिट 0 से r स्क्वायर, ये सारी चीज़ है आपके पास। इसको अब आपने सोल्व करना है। ये आपके पास डिनोमिनेटर है यहाँ पर इसका, तो कैसे सोल्व करना है ज़रा देखें। सबसे पहले आप z की इंटीग्रेशन करेंगे, dz आपके पास बदल जाएगा z में, ठीक है। लिमिट्स आ गई हैं 0 से r स्क्वायर, बाकी दोनों इंटीग्रल एज इट इज़, dr d थीटा एज इट इज़, ये वाला r भी एज इट इज़। अपर लिमिट पुट की z की जगह तो r स्क्वायर बन गया, वो r स्क्वायर और ये r कितना बन गया r क्यूब। लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0, dr d थीटा आ गया। r की वैल्यू 0 से 2 cos थीटा, ये थीटा की लिमिट्स आपके पास आ गई। r क्यूब की इंटीग्रेशन r की पावर 4/4, वो मैंने जो नीचे ओवर 4 है बाहर ले आया है, -π/2 से लेकर +π/2 2 cos थीटा। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16 बाहर चले गया, cos की पावर 4 थीटा, इंटीग्रल -π/2 से +π/2 डी थीटा एज इट इज़। नहीं जी, नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर नीचे लिमिट लोअर लिमिट -π/2 से +π/2 तक है ना, तो cos की पावर 4 है, पहले जैसे cos की पावर 6 था तो यहाँ पर cos की पावर 4 है, तो इंटीग्रल ये इवन फंक्शन है अंदर वाला, तो मैंने फिर इस इंटीग्रल को डबल करके y2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट 0 से π/2 तक ले गया। यहाँ पर फिर वैलिस कोसाइन फार्मूला लिखेंगे। वैलिस कोसाइन फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कैसे इस्तेमाल करना। आपने पहले यहाँ पर इसमें से एक कम किया 3 और फिर आपने ओड नंबर चलाने हैं, तो 3 के बाद 1 ओड आ गया, नीचे यही नंबर नीचे लिखना है, फिर इवन नंबर चलाने हैं आपने 4 2, ठीक है। और ये आ गया आपके पास π/2 फार्मूले का, ये 4 2 8 हो गया। इसको सब कुछ कैंसिल वगैरह करने के बाद फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 3/2 पाई, ठीक है। सो x बार का नोमिनेटर आपने निकाला था 2 पाई, डिनोमिनेटर निकला है 3/2 पाई, फाइनल आंसर 4/3 आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने y बार, तो y बार का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर y बार है तो यहाँ पर y आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, नीचे भी ये वॉल्यूम एलिमेंट dv सारा इंटीग्रल आ जाएगा। ये तीनों इंटीग्रल की लिमिट्स भी कोई नहीं बदलेगी, वो वैसे की वैसे लिमिट्स नहीं चेंज होगी जी यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर y बार है तो यहाँ पर y आएगा, पहले x बार था तो यहाँ पर x था, ठीक है। अब आपने इस सारे को सोल्व करना है। नीचे वाली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास ये निकली हुई है 3/2 पाई, ये भी हमने निकाली है, सही है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये इसका आंसर कितना निकलता है। हेयर नोमिनेटर ऑफ y बार इज -π/2 से +π/2, r की लिमिट्स 0 से 2 cos थीटा, z की लिमिट्स r स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा है y, तो y की जगह मैंने पुट कर दिया, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदल लेना, तो y की जगह क्या लिखोगे r sin थीटा, तो r sin थीटा लिखा। बाकी ये जो r × dz dr, यहाँ y नहीं है, ये dr है, d थीटा, ये सारा आपका dv के बराबर है सारा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में dv इसके बराबर होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये r × r स्क्वायर बन गया, ये sin थीटा आ गया। dz की इंटीग्रेशन कितनी हो गई, z हो गई। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कितनी आ गई, 0 से लेकर r स्क्वायर तक आ गई, dr d थीटा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करें, z की जगह पुट करोगे कितना बन जाएगा, r का स्क्वायर, r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कितना हो जाएगा, r की पावर 4 sin थीटा एज इट इज़, dr d थीटा एज इट इज़, ये दोनों इंटीग्रल वैसे ही एज इट इज़ आ गए। अच्छा, r की पावर 4 है, r की पावर 4 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, r की पावर 5/5, और लिमिट इंटीग्रेशन की आ गई 0 से लेकर 2 cos थीटा, ये sin थीटा एज इट इज़, d थीटा, dr खत्म हो गया, r की इंटीग्रेशन हमने कर दी है, ठीक है। और ये इंटीग्रल थीटा का आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32 और 5 बाहर आ जाएगा, cos की पावर 5 × sin थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। यानी ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी, ये को सिचुएशन ऐसे बन गई है 32 और 5, लिमिट्स -π/2 से +π/2, cos की पावर 5 थीटा × sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर अब आपको ये cos की पावर, इसका अलग डेरिवेटिव आगे मौजूद है, आप इस तरह कर सकते हैं, cos की पावर 6 थीटा/6 आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पर ये एक रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, जिस तरह इवन फंक्शन के लिए होता है ना, इसी तरह ऑड फंक्शन के लिए भी होता है। एज वी नाउ डैट -a से +a इंटीग्रल जो है इसका आंसर 0 आएगा अगर आपका f(x) जो है ऑड फंक्शन हो। अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन होगा तो ये सारा इंटीग्रल 0 के बराबर होगा। ये कब देखना है, जब लिमिट्स ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसी हो, साइन का फ़र्क हो सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो हेयर f ऑफ थीटा जो है अब आपका यानी इंटीग्रल के अंदर क्या दिया हुआ है फंक्शन, cos की पावर 5 × sin, तो f ऑफ थीटा आपके पास है cos की पावर 5 × sin, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है, आप यहाँ पर cos थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करें ना, तो आप देखें क्या बनेगा। हमारे पास यहाँ पर आपका f ऑफ थीटा जो है वो है cos की पावर 5 थीटा × sin थीटा। अब आप यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दें, ये आ जाएगा cos थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दिया, ये आ गया पावर 5, साइन की जगह भी थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दिया, ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं cos के एंगल में अगर माइनस हो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है ना, तो ये cos की पावर 5 थीटा आ जाएगा, और साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -sin थीटा। अच्छा, इस सारे को दोबारा आप लिख सकते हो f ऑफ थीटा
ठीक है। तो अब आप देखें ये एफ ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम एफ ऑफ थीटा के। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये आपके पास डेफिनेशन होती है ऑड फंक्शन की, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा आपके पास फंक्शन है ऑड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रॉपर्टी ना याद हो तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ये आंसर 0 आ गया। सो वाई बार का नोमिनेटर 0 आ गया, तो वाई बार का आंसर आ गया 0 ओवर, ये पहले हम निकाला हुआ हमने 3π/2। तो इसका आंसर वाई बार कितना आ जाएगा, वाई बार का आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पर आखिरी चीज़ मालूम करनी है क्वेश्चन में, नेक्स्ट टू फाइंड जेड बार वी फाइंड। तो जेड बार मालूम करने के लिए पहले वही तीनों इंटीग्रल लिखेंगे। अब सिर्फ यहाँ पर आपने जेड लिखना है। पहले एक्स बार था तो एक्स लिखा, वाई बार था तो यहाँ पर वाई, अब यहाँ पर जेड। देखें ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली तब समझ आएंगी जब आपको ये तमाम फार्मूला जो है ना वो ज़बानी याद हों सारे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर जितना मर्जी आपको बताता जाऊँ, आपको जब तक फार्मूला नहीं समझ आएंगे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आने वाली। मैंने तमाम जो फार्मूलाज हैं उनके मतलब एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप उनको पहले जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ में भी पॉसिबल आपको ये चीज़ें समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो फार्मूला जब आपको ज़बानी याद हो जाएंगे तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। फिर फार्मूला के बाद सिर्फ ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रह जाती है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो भी आपको साथ साथ क्वेश्चन में समझ आ जाती है। बाकी तीसरी चीज़ सिर्फ कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग पहली चीज़ आप इन फार्मूलाज को याद कर लें सबसे पहले जाके यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पर मैंने जेड लिख दिया, तो चूँकि जेड बार है, जेड बार का नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना, ठीक है। डिनोमिनेटर एक्स बार में, वाई बार में, जेड बार में सब के में एक जैसा है, सिर्फ नोमिनेटर चेंज होता है यहाँ पर। लें जी, अच्छा अब यहाँ पर ये जेड आ गया, ठीक है। डी को मैंने बदल लिया आर इंटू डी जेड डी आर डी थीटा, ठीक है। अच्छा एक्स की जगह हम पुट करते हैं आर कोस थीटा, वाई की जगह पुट करते हैं आर साइन थीटा। तो जेड की जगह क्या पुट करना है, जेड की जगह भाई जेड ही पुट करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, एक सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं आप, एक होता है आर, एक होता है थीटा, तीसरा जेड ही होता है। तो कहीं जेड को नहीं चेंज कर देना किसी और चीज़ में। पता लगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जेड इज इक्वल टू रो की जगह मैंने कुछ देखा ऐसे पुट कर देने हैं, आर कोस फाई पुट कर दिया, मतलब स्फीरिकल को और इसको मिला देते हैं ना, ठीक है। तो कुछ ऐसी गलती नहीं करनी वहाँ पर, अक्सर होते हैं शदादे। अच्छा बेटा यहाँ पर अब आप देखें, ये सबसे पहले आपने जेड की इंटीग्रेशन करनी, तो जेड की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जेड स्क्वायर ओवर 2, जेड की इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स आ गई 0 से आर स्क्वायर, ये आर एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, डी आर डी थीटा ये भी आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक होगी बात ये। अब आप क्या करोगे, जेड की जगह आर स्क्वायर पुट करोगे तो ये आर की पावर 4 और इंटू आर कितना बन जाएगा, आर की पावर 5, आर की पावर 5 ओवर 2। तो ये जो 1 ओवर 2 है इसको बाहर उठा के ले आऊँगा मैं, यानी कि नेक्स्ट सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये आर की पावर 5 बन गया ना, आर की पावर 5 ओवर 2। तो आर की पावर 5 की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी बनेगी, आर की पावर 6 ओवर 6। तो वो ओवर 6 जो है वो वाला 6 और ये वाला जो 1/2 बाहर निकाला कितना बनेगा, 1/12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये लिमिट आ गई -π/2 से +π/2, और ये आर की जगह लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 2 cos थीटा, ये इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया, और ये आर की लिमिट्स आ गई 0 से लेकर 2 cos थीटा। अब आपने क्या करना है, आर की जगह ये लिमिट्स पुट करनी है अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 कितना आएगा 64 ओवर 12 बाहर आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा cos की पावर 6 थीटा। कुछ छोटे छोटे स्टेप डायरेक्ट किए हैं ताकि क्वेश्चन पहले बहुत लेंथी होते हैं यहाँ पर, तो इतनी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखें, फिर वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगा, इंटीग्रल जो के अंदर वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, मैंने यहाँ पर इंटीग्रल को 0 से π/2 तक चेंज कर लिया, इसको कर दिया डबल, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 128 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 cos की पावर 6 डी थीटा। अभी वैलेस कोसाइन फार्मूला अभी मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, पहले इसमें से 1 कम करना है, तो इसमें से 1 कम करेंगे 5, फिर ऑड नंबर चलाते रहें 5 3 1, नीचे 6 लिखा, फिर इवन नंबर चलाते रहें 6 4 2, और ये π/2 लिख दिया। सारा कुछ कैंसिल करने के बाद ये फाइनल आंसर 5π/3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी जेड बार का नोमिनेटर। तो जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, तो जेड बार आपके पास आ जाएगा, नोमिनेटर निकला 5π/3, डिनोमिनेटर सब में एक जैसा था 3π/2, ये कैंसिल वगैरह करने के बाद 10/9 आपके पास आंसर आ जाएगा जेड बार का। हैंस एक्स बार वाई बार जी बार बराबर है 4/3 0, 10/9। ये आपके पास इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, ए और बी काफ़ी लेंथी पार्ट थे, ये आपने कर लिए। नेक्स्ट अब आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर का जिसका रेडियस आर है उसका आपने मास मालूम करना है, और अगली चीज़ कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ द डेंसिटी वेरीज इन्वर्सली, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो वेरिएबल डेंसिटी है, और वो इस तरह वेरी करती है, किस तरह, इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आप इसके सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, ठीक है, वो जो आपका डिस्टेंस बनेगा इसके स्फीयर से, स्फीयर के
ऊपर एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का उसके सेंटर से फासला नाप लें, ठीक है। वो जो डिस्टेंस बनेगा आपकी डेंसिटी जो है उस डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर देखें, कहना कुछ इस तरह चाह रहा है आपको ये कि मैं पहले यहाँ पर एक स्फीयर ये बना लेता हूँ, स्फीयर। सपोज ये आपका एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर आपके पास आ गया ओरिजिन के ऊपर। सपोज इसके ऊपर ये एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं ज़रा कार्टियन कोऑर्डिनेट में। तो ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस बनता है, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना बनेगा वो आपके पास आ जाएगा। और डिस्टेंस का स्केयर निकाल लेंगे तो अंडर रूट नहीं आएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। कैसे आया ये, आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो ओपी का स्केयर ये आपके पास इस तरह इसके बराबर आ जाएगा। अब आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मैं ले लेता हूँ डेल्टा, वो इन्वर्सली वो प्रोपोर्शनल है इसके स्केयर के इन्वर्स के। अब इसका इन्वर्स क्या निकलेगा, 1/OP का स्केयर, ठीक है। ये आपकी डेंसिटी है, कुछ इस तरह डिफाइंड है। आगे आप इसको लिख लोगे डेल्टा इज इक्वल टू के टाइम ओपी का स्केयर। और अगली चीज़ अब यहाँ पर ये जो ओपी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के बराबर है, और वो किसके बराबर होगा यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सफ़ीर की बात की है तो सफीरिकल कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे इसको। तो ये आप जानते हैं ये रो स्केयर के बराबर होता है। आप जानते हैं कि सफीरिकल कोऑर्डिनेट में रो जो होती है वो होती है इसके बराबर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। और रो भी क्या होती है, ये डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर पॉइंट तक का, ठीक है। तो रो आपके पास इसके बराबर होती है यहाँ पर, सही है। तो ये रो का स्केयर हो जाएगा। तो आपकी जो डेंसिटी यहाँ पर फाइनल आपके पास आ जाएगी वो इस तरह आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू के ओवर रो का स्केयर। ये सारी चीज़ है, ये क्वेश्चन में सिचुएशन सारी दी हुई है। तो अब कैसे सोल्व कर रहे हैं इसको वो ज़रा देखते हैं। एज वी नो डैट कार्टियन कोऑर्डिनेट्स इन सफीरिकल कोऑर्डिनेट्स रो थीटा फाई इज़, मतलब यहाँ पर जो कार्टियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है सफीरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ वो कुछ इस तरह है। ये हम जानते हैं एक्स किसके बराबर होता है, रो कोस थीटा साइन फाई, वाई बराबर है रो साइन थीटा साइन फाई, जेड किसके बराबर है, रो कोस फाई के, रो स्केयर किसके बराबर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के। वॉल्यूम एलिमेंट डी वी डी एक्स डी वाई डी जी किसके बराबर आ जाता है सफीरिकल कोऑर्डिनेट्स में, रो स्केयर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ये सारी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए दोबारा लिखी हैं। क्वेश्चन में अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आप इसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एज इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर जो है वो आपके पास ओरिजिन के ऊपर और रेडियस जो है वो ए हो, वो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। ये बिल्कुल आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह आप मालूम कर सकते हैं। देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल आप मालूम करते हैं ना जी, एक्स स्केयर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये आपने पढ़ी है ऐसी सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर रीजन के ऊपर है, रेडियस का आर के ऊपर। इसी तरह आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात की जाए जिसका सेंटर रीजन के ऊपर हो तो उसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स माइनस जीरो का होल स्केयर, वाई माइनस जीरो का होल स्केयर, जेड माइनस जीरो का होल स्केयर इक्वल टू रेडियस आर। तो रेडियस यहाँ पर अगर उसने आर का है तो आर, अगर ए है तो ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास सारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। अच्छा लें जी, अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की जो वैल्यू ए स्केयर निकली है इसको जरा 1 में पुट कर दें। 1 में पुट करने का मुराद क्या है, 1 क्या थी आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास सारी 1 है। 1 में ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर किसकी वैल्यू है, रो स्केयर की वैल्यू है। तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, ए स्केयर। यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर किसके बराबर आ गया, ए स्केयर के बराबर है ना। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर के बराबर है। तो मैंने लिखा इस सारे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू जो कि ए स्केयर है उसे 1 में पुट कर दें। तो 1 आपके पास है ये सारी चीज़, रो स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो रो स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्केयर के बराबर आ जाएगा। रो स्केयर ए स्केयर के बराबर आ गया, दिस इंप्लाइज रो किसके बराबर आ गया, ए। अब ये क्या चीज़ निकली है, दिस इक्वेशन रो इक्वल टू ए शोज इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारी चीज़ जो ऊपर लिखने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो सिर्फ ये थी कि आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है स्फीरिकल कोऑर्डिनेट में वो रो इक्वल टू ए के बराबर होती है। ये रो इक्वल टू ए जो है वो किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है बताएं ज़रा। ये इक्वेशन है आपके पास स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में स्फीयर की, इसकी इक्वेशन है स्फीयर की इक्वेशन है किसमें, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चाहे अगर आप ना लिखें तो तब भी काम चल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन द स्फीरिकल कोऑर्डिनेट इज रो इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ से भी आप लिख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हेयर ओ पी का स्केयर ओ से लेकर पी तक स्फीयर में सेंटर से लेकर पॉइंट पी यहाँ पर मार्क कर लिया।
यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर है, और ये सारी किसकी वैल्यू निकली है, ये रो स्क्वायर के बराबर है। लेट डेल्टा शोज डेंसिटी, फ़र्ज़ कर लें डेल्टा जो है हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी को शो करता है। तो आपके पास तो डेल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, 1/रो स्क्वायर के। ये सारी चीज़ मैं अभी आपको बता के आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करेंगे तो ये k/रो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में आपने किस किस की लिमिट्स निकालनी होती हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रो, फिर बताएं और कौन सा होता है, थीटा, फिर बताएं कौन सा होता है, फाई। तो आपको रो, थीटा, फाई की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। रो मैं बता चुका हूँ, ये आर की तरह ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। नहीं जी, रो की मिनिमम वैल्यू 0 और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी है a के बराबर। यहाँ पर सफ़ियर का रो देखो, अरे मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर क्यों आई है, अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने क्या देखा है, सफ़ियर की इक्वेशन जो आई थी वो किसके बराबर आई थी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ सफ़ियर थी, इक्वेशन ऑफ सफ़ियर थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर a तक होगी, ठीक होगी ना, 0 से a तक। थीटा आपका सफ़ियर में सर्कल बनता है ना, तो ये 0 से 2 पाई होता है, और फाई जो है वो हमेशा यहाँ पर 0 से पाई के दरमियान रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपने मालूम करना था मैथ यहाँ पर सफ़ियर का, लेट m बी द रिक्वायर्ड मैथ। सो मैथ का फार्मूला ट्रिपल इंटीग्रल डेंसिटी dv, ये सिंपल फार्मूला होता है मैथ का। डबल इंटीग्रल हो या ट्रिपल इंटीग्रल हो, डबल होगा तो 2 इंटीग्रल आएंगे, ट्रिपल होगा तो 3 इंटीग्रल आ जाएंगे। ये डेंसिटी और dv आ जाएगा, वहाँ पर डबल इंटीग्रल में यहाँ पर dA आ जाता है, ठीक है। तीनों इंटीग्रल की लिमिट बना दी यहाँ पर, पहले थीटा की लिमिट्स आ गई, फिर फाई की लिमिट्स आ गई, फिर रो की लिमिट्स आ गई। डेंसिटी यहाँ पर मैंने ये तो एक एक्स वाई की फॉर्म में फार्मूला लिखा ना, लेकिन हम यहाँ पर इसको किस में बदल रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जी नहीं होते, क्या होता है, रो थीटा फाई होता है। तो एक्स वाई जी की जगह क्या लिखोगे, रो थीटा फाई। dv की जगह क्या लिखोगे, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ये आपको पहले मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। लेकिन जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी निकली है, k/रो स्क्वायर। ये फिर इसकी जगह k/रो स्क्वायर आ गया, ये वाला ये आ गया रो स्क्वायर आपके पास, साइन फाई, ये तीनों d आ गया आपके पास यहाँ पर। ये रो स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या रह गया, k कांस्टेंट, उसको मैं उठा के बाहर ले जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये इसे कैंसिल कर दिया, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो पहली इंटीग्रेशन किसकी करनी है, रो की, डी रो की। तो डी रो की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। अब आप k को कांस्टेंट को आप यहाँ पर बाहर ले आए, तो डी रो की इंटीग्रेशन क्या हो गई, रो की लिमिट्स कितनी थी, 0 से a तक आ गई थी। बाकी ये दोनों इंटीग्रल एज इट इज़ यहाँ पर आ गए। अब अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, a आ जाएगा, लोअर लिमिट पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बाकी क्या बच जाएगा, a इंटू साइन फाई डी रो डी थीटा, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब यहाँ पर बेटा जी ये देखें, a कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन फाई की इंटीग्रेशन क्या हो गई, साइन फाई की इंटीग्रेशन माइनस कोस फाई यहाँ पर आ गई ना, ठीक है। तो फाई की लिमिट्स आ गई 0 से पाई, थीटा की लिमिट्स 0 से 2 पाई, डी थीटा एज इट इज़। अपर लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा कोस पाई पर कितना आंसर होता है, -1। लोअर लिमिट पुट करें तो कोस जीरो कितना होता है, 1। ये वाला माइनस फार्मूले का, ये माइनस प्लस -2 माइनस +2 हो गया। तो अब आपके पास ये 2 बाहर आ जाएगा, 2ka, बाकी रह जाएगा अंदर डी थीटा यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। 2 बाहर आ गया, डी थीटा की इंटीग्रेशन की तो थीटा रह गया, लिमिट्स आ गई 0 से 2 पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये रह जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट पर तो 0 हो गया, 2 पाई इंटू 2 4ka पाई। तो क्या आंसर बन गया, 4a पाई। ये आपका रिक्वायर्ड मैथ्स आ गया, ठीक है। ले बेटा जी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दें, ब्लैक कलर देख दे के आप थक चुके होंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ब्लू। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर सेंट्रॉइड नहीं इस्तेमाल हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस्तेमाल हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी जो है वो आएगी। अब उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है एंड हाइट इज़ h, और उसकी हाइट जो है h है। इफ़ द डेंसिटी वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, उसकी डेंसिटी इस तरह वेरीज करती है जैसे कि उसका डिस्टेंस जितना बेस से ऊपर जाते हैं, वर्टिकल हाइट लेते जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी चेंज होती जाती है। देखें यहाँ पर कहने क्या चाह रहा है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ये हाइट यहाँ पर h है और यहाँ पर ये रेडियस इसका r है, ठीक हो गई। कहता है कि इसकी जो डेंसिटी है डेल्टा वो कुछ इस तरह चेंज होती है कि जितना आप इसकी बेस से ऊपर जाते हैं तो
तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है। अब सिलेंडर को जब आप बनाएंगे ना 3D में, 3 डिमेंशन में, जाहिर सी बात 3D है, ये आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी हाइट जो होगी वो लॉन्ग दी किस एक्सिस के लॉन्ग होगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करेगी अलॉन्ग इट्स वर्टिकल हाइट दैट इज इक्वल टू जेड। देखें जब यहाँ पर है तो डेंसिटी कुछ हो रहा है, जब यहाँ पर इस हाइट पर आते हैं डेंसिटी चेंज हो जाती है, जब यहाँ पर इस हाइट पर आते हैं तो डेंसिटी चेंज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी डेल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल है अलॉन्ग इट्स वर्टिकल हाइट, और वो वर्टिकल हाइट इसके किसके लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू के जी, यहाँ पर इसको लिख लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू के जी, ये आपकी डेंसिटी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। हम जानते हैं कि एज वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर इन 3D। देखें यहाँ पर मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे हुए तो ये सुन लें कि ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 डायमेंशन में 2D में ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं 3D में, 3 डिमेंशन में, तो 3D में दिस रिप्रेजेंट सिलेंडर, ये सिलेंडर की इक्वेशन है यहाँ पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर जेड कंपोनेंट नहीं है, तो भाई जेड कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये सिलेंडर जो है ये अलोंग आपके पास है जेड एक्सिस के, इसका एक्स एक्सिस जो है, इसका सॉरी एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है वो जेड एक्सिस है। जेड तो था, जेड देखें ये जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं बड़ी डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ। यहाँ पर कि तीसरा कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल हो जाएगी आपके पास। देखें यहाँ पर इसकी मैंने वजाहत के लिए एक वहाँ पर आपको काउंटर एग्जांपल दी थी पहले। मैं आपसे कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, आप कहते हैं सर ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। 2D में चलते हैं, अगर 2D में, तो अगर ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर y तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर कहता हूँ y इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपसे पूछूँ इसमें x तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी, ठीक है। तो इसी तरह इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है इसमें z कंपोनेंट नहीं है, तो वो इस बात की दलील नहीं है कि ये आपके पास सिलेंडर की क्वेश्चन नहीं है। तीसरे पॉइंट का होना क्या चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास अगर x और y की कोई वैल्यू होगी तो वो पुट करेंगे तो z की वैल्यू निकलेगी। तो भाई ये z इस पर लाई ही नहीं करता, ये तो z एक्सिस के गिर्द उसके अबाउट घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर तो z एक्सिस इसको कट कर रहा हो ना किसी जगह पर, तो फिर तो तीसरा कंपोनेंट होगा। देखें किसी कर्व के ऊपर तीसरा कंपोनेंट, सरफेस के ऊपर तीसरा कंपोनेंट तब आता है जब वो सरफेस जेड एक्सिस से कट होती है। तो यहाँ पर ये कट नहीं हो रही है, इसके गिर्द घूम रहा है। तो खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसमें यहाँ पर सिंपल ये कहूँगा कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है 3D में, और 2D में से आप सर्कल की क्वेश्चन देते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंडर की बात हुई है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की तरफ मूव कर रहा हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, ये होती है आर स्क्वायर के इक्वल। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के बराबर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं ना आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों तरफ अंडर ले लेंगे तो आर की वैल्यू ए आ गई। नहीं पता लग रहा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए। अब आप कहेंगे प्लस माइनस ए क्यों नहीं लिया, तो जनाब मैंने बताया है कि आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर आपके पॉइंट पी तक। तो आर यहाँ पर 0 नहीं ले सकते आप, ठीक है। आर सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले सकते आप, सही है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी। रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, अच्छा एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज जेड एक्सिस। इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो आप देखें जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो अब जेड एक्सिस के ये गिर्द घूम रहा है, तो देखें अगर इसका एक्सिस जेड एक्सिस है तो फिर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस के गिर्द घूमता है वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है जेड एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, तो फिर जितना ये जेड एक्सिस के इधर है उतना ही जेड एक्सिस के इधर है। इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं जेड एक्सिस के ऊपर लाई करती है, जेड एक्सिस के ऊपर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जेड एक्सिस के ऊपर है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका एक्स, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स बार और वाई, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी हो जाएगी इस तरह 0 0 जेड बार। तो आवर टारगेट इज ओनली टू फाइंड जेड बार, ठीक है। जेड बार सिर्फ अब आपने यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है यहाँ पर। तो अगली चीज़ इसकी डेंसिटी जो है वो हमने निकालनी है। डेंसिटी का मतलब मैंने शुरू में आपको बता दिया, लेट डेल्टा भी थी डेंसिटी, देन डेल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा जेड के। इसको आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू के टाइम जी। अगली चीज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डी वी जो है वो होता है आर डी जेड डी आर डी थीटा। 3 एलिमेंट आपके 3 कंपोनेंट जेड आर थीटा, इनकी लिमिट्स आपको चाहिए। जेड की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाइट के मुताबिक होगी, तो इसकी हाइट h है, तो z आपका 0 से h के दरमियान हो जाएगा। रेडियस, इसका रेडियस जो है r जो है वो मिनिमम 0,
और मैक्सिमम आपके पास ए के बराबर है, ए आ जाएगा। थीटा सर्कल बनता है नीचे, तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के दरमियान आ जाएगी। ठीक होगी बात ये। जेड बार का फार्मूला देगा जेड इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एलिमेंट, नीचे डेंसिटी इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर देखें ये सेंट्रॉइड नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है तो डेंसिटी आती है, डेंसिटी यहाँ पर वेरिएबल होती है। जब सेंट्रॉइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो डेंसिटी खत्म हो जाती है बीच में से। ठीक है, तो खैर ये आपके पास लिमिट्स तीनों इंटीग्रल आ गए, ऊपर ये चीज़ बन जाएगी, नीचे ये चीज़। अब आपने नोमिनेटर डिनोमिनेटर को सोल्व करना है, साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी। डेंसिटी आपके पास किसके बराबर है, के टाइम जी के बराबर है। तो यहाँ पर जी स्क्वायर कैसे बन गया है, डेंसिटी की वैल्यू के जी है ना, तो ये वाला जी मिलकर क्या बन जाएगा, के जी का स्क्वायर। तो ये के जी का स्क्वायर हो गया, आर इंटू डी जेड डी आर डी थीटा, नीचे आ गया आपके पास के जेड आर इंटू डी जेड डी आर डी थीटा। ऊपर सिर्फ जेड स्क्वायर है, नीचे जेड है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे है, लिमिट्स भी वही हैं, हर चीज़ वैसे है। ऊपर सिर्फ जेड स्क्वायर है, नीचे जेड है। के कांस्टेंट है, ऊपर से भी निकालेंगे नीचे से भी निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा। जेड स्क्वायर की लिमिट कितनी होगी, इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, जेड क्यूब ओवर 3, नीचे कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर ओवर एच जेड स्क्वायर ओवर 2, बाकी ये सब कुछ ऐसे रह गए। लिमिट मैंने बताया बिल्कुल वही है, सिर्फ फ़र्क मैंने बता दिया है, जेड ऊपर जेड स्क्वायर है, नीचे जेड है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बच्चा कहे जी सर यहाँ पर जेड इसको जेड स्क्वायर को कैंसिल कर दें, बाकी जेड रह गया, ऐसा नहीं होता। वो ऊपर वाला इंटीग्रल, ये इंटीग्रल के अंदर ऐसी कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको अलहदा सोल्व करना है, नीचे अलहदा सोल्व करना है। अच्छा नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर देखें, ये आपके पास अपर लिमिट पुट करोगे ना, तो अपर लिमिट पर इसका कितना आंसर आ जाएगा, एच की पावर 3 ओवर 3, नीचे कितना आएगा एच स्क्वायर ओवर 2। तो वो एच कितना है यहाँ पर, वो एच भी हाइट है ना, कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो एच स्क्वायर ओवर 3 बाहर आ गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर एच स्क्वायर ओवर 2 बाहर आ गया। बाकी एक्स्ट्रा फिर दोबारा डायरेक्ट कर गया हूँ, यहाँ पर बाकी बचा आर, तो आर की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर ओवर 2, नीचे भी यहाँ पर क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर ओवर 2। बाकी देखें ये चीज़ बन गई है, ये ख़त्म हो गया सवाल। जेड की जगह अपर लिमिट पुट की एच क्यूब ओवर 3, नीचे पुट की एच स्क्वायर ओवर 2, ये दोनों आगे बाहर। बाकी ये जो सारी चीज़ बची है, डबल इंटीग्रल 0 से ए आर इंटू डी आर डी थीटा, डबल इंटीग्रल 0 to 2 पाई 0 to a आर इंटू डी आर थीटा, और नीचे ये वाली सारी चीज़ जो बच गई है, ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसी हैं, एच क्यूब ओवर 3 एच स्क्वायर ओवर 2, ये दोनों सब कुछ एक जैसा है, ये सारी चीज़। तो इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर नीचे होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों इंटीग्रल ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे चीज़ें एक जैसी हैं। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ रह जाएगी, एच क्यूब ओवर 3 एच स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर एच स्क्वायर को एच क्यूब से कैंसिल कर देंगे, तो एच रह जाएगा, 2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, यानी कि आपका जो जेड बार है, जेड बार आ जाएगा 2 ओवर 3 टाइम एच। तो हैंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ 0 0 2 एच ओवर 3, यानी कि इस सिलेंडर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी हाइट एच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो 3 फीट है, या 3 यूनिट जो भी है फ़र्ज़ कर लें, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपल ऐसे बन जाएगी 0 0 2 इंटू 3 ओवर 3 डैट इज़ इक्वल टू 0 0 2, यानी कि जेड एक्सिस पर 2 यूनिट ऊपर, 2 फुट आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी हाइट 3 फुट है सिलेंडर की, तो 2 फुट के ऊपर जाकर इस सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो बेटा जी आज के लेक्चर में हमने 10.4 के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, बाकी क्वेश्चन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।